पहले आपको नजारा दिखाते हैं एमपी और राजस्थान के खेतों का। देश के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से खराब मौसम की मार किसानों पर पड़ रही है। जैसे मैंने कहा, एमपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आमतौर पर इस वक्त फसल तैयार हो चुकी होती है, पकी होती है, तो फसल को काटने का वक्त होता है, फसलें कटी हुई भी होती हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के गुना की है। यहाँ घर के अंदर रखा हुआ जो गेहूं है वो बारिश में बुरी तरह से भीग गया है। पूरी तरह से आप कह सकते हैं बारिश की भेंट चढ़ गया है। दरअसल बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं, कई घरों को नुकसान हुआ और इस वजह से इन घरों में रखी हुई जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं एमपी के दूसरे इलाकों का भी कमोबेश कुछ ऐसा ही हाल है। अब दूसरी तस्वीरें हम आपको भोपाल की दिखा रहे हैं, जहां खरीद केंद्र पर, सरकारी केंद्र पर किसान का जो गेहूं है जो वो बेचने आए थे, रखा था, वो मौसम खराब होने की वजह से खराब हो गया। दरअसल यहां पर भी फसल को रखने की कोई पूरी अच्छी व्यवस्था है नहीं। बस आप देख सकते हैं कि टारपोलिन से यहाँ पर ढक दिया जाता है, कहीं कहीं तो खुले में पड़ी रहती है। तो बारिश गिरती है, ओला पड़ता है, तो बस यहाँ पर सारी फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों ने इसे बचाने की भरसक प्रयास तो किया, लेकिन उनकी कोशिशों पर ही पानी पड़ गया। बारिश इतनी तेज हुई कि यहाँ पर इसको जो ढकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद पूरी जो फसल यहाँ रखी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये तो उन किसानों का हाल है जो फसल को खेत से निकाल कर बेचने के लिए आए थे। लेकिन जरा दूसरी तस्वीरों पर भी आप गौर फरमाइए। यहाँ फसल अभी खेत से निकल भी नहीं पाई। अब ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीरें तो एमपी की थी, दूसरी तस्वीरें हम आपको राजस्थान के कोटा इलाके की दिखा रहे हैं। यहाँ बारिश और ओले के कारण खेत में जो तैयार खड़ी फसल थी उसको भारी नुकसान हुआ है। किसान अब मौसम के सुधरने के इंतजार में है। सिर्फ गेहूं ही नहीं, लहसुन की फसल को भी भारी भरकम नुकसान हुआ। बारिश इतनी तेज हुई कि फिलहाल इसकी कटाई भी नहीं हो सकी। अब आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना की है। यहाँ बारिश और ओला इतना तेज पड़ा कि घर में रखा गेहूं है वो बिल्कुल बच नहीं सका। वो तो पहली तस्वीरें आपने देखी। दूसरी तस्वीर भोपाल की है, एमपी से। यहाँ पर खरीद केंद्र में जो किसानों ने अपना माल रखा था, हजारों टन का गेहूं था, वो खुले में पड़ा रहा, बारिश में बर्बाद हो गया। ढकने का प्रयास किया गया लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। तीसरी तस्वीर राजस्थान के कोटा की है। बारिश में खेत में लगा सिर्फ गेहूं ही नहीं, लहसुन की फसल भी बर्बाद हो गई। किसानों का दावा है कि मंडियों में किसी प्रकार से उनके फसल को रखने की अच्छे से कोई व्यवस्था नहीं है और इस वजह से नुकसान अधिक हुआ है। इतना ही 3 साइड थोड़ा सा, आप तो क्या बुरा सा भी देख लो आप, इसमें क्या छुपा रहा है। फिर क्या करा, फिर उधर शहरबारी मंडी में गए हम। हाँ, वहां तक जाते जाते और भीग गया। अब सुखा रहे जी गांव में, जी ट्राली खुली खुली आएगा। रेट में अंतर, व्यापारी कहेंगे नमी है, कम में लेंगे वो। लेकिन बात मसालों की, क्योंकि धनिया और जीरे में हमने तेजी आते हुए देखी है। दोनों मसाले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हैं। खबर यह है कि इनकी फसल को भी भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। ऐसे में मसालों में अब क्या रणनीति हो, क्योंकि लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन सुस्ती दिखाने के बाद इनमें एक जबरदस्त कमबैक आया है और 1 से 1.25% की स्ट्रेंथ अक्रॉस द कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है। कुंवरजी कमोडिटीज के रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये जो हाल फिलहाल में हमने देखा कि देश भर में तेज हवाएं चली है, थंडरस्टॉर्म, बेमौसम बारिश हुई, कई फसलों को नुकसान हुआ है। मसाले अब यहां से तेजी पकड़ रहे हैं। फिर से धनिये पर फोकस करिए। यहां से अब आप और स्ट्रेंथ देख रहे हैं, खरीदारी बनती है। गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली ये जो अभी बारिश हुई उसमें काफी नुकसान हुआ है, ऐसा न्यूज आ रहा है, बट ऑफिशियल अभी कोई फिगर नहीं आई। बट व्हीट, धनिया, जीरा, तीनों कमोडिटीज है जिसमें नुकसान की खबर है। तो लग रहा है कि ये जो अभी काफी फार्मर से जो प्राइजेस अभी अच्छे नहीं मिल रहे थे या ज्यादा अच्छे मिल रहे थे, इस हिसाब से वो बेच नहीं रहे थे। और अभी जो भी फसल है ये जीरा एंड धनिया की, वो अभी किसान के पास है। तो किसान के पास जनरली थोड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज और वहाँ पे वो खुले में पड़े रहते। तो लग रहा है कि इस हिसाब से थोड़ा नुकसान हुआ है। व्हीट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो भी लग रहा है कि ये सेंटिमेंटल एक पॉजिटिव होगा। बट धनिया मुझे लग रहा है कि अभी देखे तो वैसे भी उसके फंडामेंटल्स पॉजिटिव है। काफी कम फसल थी एंड बाद में जो अराइवल्स आई उसमें भी क्रॉप के डैमेज होने के, नुकसान होने के एक न्यूज थे। तो मुझे लग रहा है 7380 तक धनिया मई कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है।
7180 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। ऑल ओवर ये न्यूज नहीं भी आती तो भी धनिया का जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड जो भी पहले जो फंडामेंटल्स है अकॉर्डिंग टू दैट धनिया अभी भी लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव होना चाहिए। इनफैक्ट पॉजिटिव है ये कमोडिटी। आज तो मई वायदा में हाई भी एनसीडीएक्स पर 7300 का छुआ है और उससे पहले खराब मौसम के पहले भी कई एनालिस्टों ने सीएनबीसी आवाज पर ही टारगेट दिया था कि 7500 तक भी धनिया ऊपर जा सकता है। जीरे में जरा बताइए, क्योंकि ये कमोडिटी भी काफी ज्यादा टूटी थी हाल फिलहाल में, लेकिन आज 200 रुपए ऊपर है और मई वायदा है वो 17,000 के काफी करीब, इनफैक्ट 16,890 का मई वायदा ने हाई बनाया है। यहाँ क्या करें? कंपेरेटिव धनिया जीरा थोड़ा कम पॉजिटिव है, हालांकि ये न्यूज के हिसाब से एक ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है। 17,080 के टारगेट के लिए जीरा बाय करना है, 16,680 का स्टॉप लॉस लगाना है। न्यूज है कि ये जो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करे तो इस टाइम जीरा की जो फसल है या अराइवल्स जो आ रहे हैं वो काफी मात्रा में आ रहे हैं। सौराष्ट्र रीजन जो लास्ट टाइम जीरा के अराइवल में पूरा ड्राई था वहाँ पे अच्छी अराइवल आई है, तो ऑल ओवर फंडामेंटल उसके इतने एनकरेजिंग नहीं है। बढ़िया से न्यूज से थोड़ी नुकसान हुआ है, उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट दिखेगा। 17,080 17,200 ये दोनों टारगेट है जिसके लिए बाय करना है, बट 16,680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। हल्दी में भी आप इतने ही बुलिश हैं क्योंकि 6,500 का तो स्तर आज के आज ही मई वायदा ने छू लिया हल्दी में। हल्दी में मैं बुलिश हूँ, बट थोड़ा उसमें मोमेंटम है थोड़ा कम है, बट मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस उसको फेस कर रहा है हल्दी, वो है 6500 का। जैसे ये लेवल निकलेगा 6,780 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो एक कंडीशनल कॉल रहेगा 6,500 का लेवल जैसे मई कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस करता है बाय करे 6,780 का टारगेट रहेगा। तो स्टॉप लॉस है जो अच्छा सपोर्ट है वो 6,350 के करीब है, तो वहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस ध्यान में रखा और 6,500 के जो ब्रेकआउट है वो पॉइंट पे एक बार बाय करें। ओके, तो हल्दी में थोड़ा कॉशियस वॉचफुल रहे, 6,500 के स्तर को पार होना है, लेकिन जीरा और धनिया इन दोनों में तो बिल्कुल खरीदारी बनती है। ये तो बात रही मसालों की। शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, मसालों पर व्यू देने के लिए। लेकिन हम फोकस अब जरा नेचुरल गैस की तरफ बढ़ाते हैं। ये जो कमोडिटी है इसमें गिरावट बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही। एमसीएक्स की बात करें, घरेलू बाजार में एक साल के निचले स्तर पर इसकी कीमतें लुढ़क गई हैं। इस साल फरवरी के ऊपरी स्तर से हमने इसे 30% से अधिक गंवाते हुए देखा है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में लगातार हमने गिरावट छठे दिन बनते हुए देखी है और इस साल के दौरान नाइमेक्स पर तकरीबन 14% लुढ़कते देखा है। वजह क्या है इस तरह के प्रेशर की, ये समझाने के लिए और आगे कैसा रुख रहेगा ये बताने के लिए सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, इन्वेंट्री तो हम लगातार पिछले साल से ही कहते आ रहे हैं, जब पीक विंटर्स भी था, कि एवरेज से कई परसेंटेज नीचे चल रही है। फिर इस तरह का दबाव नेचुरल गैस में क्यों देखने को मिला? जी हाँ नेहा, एक तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आई है और इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही हैं। जैसे आपने कहा, अगर हम नॉर्मल से बात करें तो 30% इन्वेंट्रीज बिलो नॉर्मल हैं एवरेज के हिसाब से। हाँ। लेकिन वीक ऑन वीक हमने यहाँ पर इन्वेंट्रीज बढ़ते हुए देखी हैं और मांग यहाँ पर लगातार कम है। ऑफ कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड से तो मांग कम ही है, चाइना में भी यहाँ पर नॉर्मल वेदर देखा जा रहा है तो वहां से भी मांग गिरी है। जैसे आपने कहा कि एमसीएक्स पर हमने यहाँ पर भाव एक साल के लोज पर लुढ़कते हुए देखे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव यहाँ पर 3 साल के लोज पर अब है और छठा दिन यहाँ पर गिरावट का देखने को मिला है। आज यूएस से यहाँ पर इन्वेंटरीज निकल के आएंगी और यही माना जा रहा है कि अच्छी खासी बढ़त हम इन इन्वेंटरीज में देखेंगे और उसका असर ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल चुका है। एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आगे जाकर यहाँ पर मांग में कमी रह सकती है। स्प्रिंग सीजन है, ये यूजुअली वो टाइम होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है, तो मांग नहीं बनकर आती है। जो समर सीजन की अब जो मांग है वो जून के महीने में बन के आएगी और तब आप यहाँ पर भावों में कुछ बहुत सपोर्ट फिर से बनता हुआ देखेंगे। यानी कि अप्रैल और मई के महीनों में यहाँ पर सिक्लिकल डिमांड ही नहीं रहती है और उसका प्रेशर हम यहाँ पर नेचुरल गैस के भावों पर पड़ता हुआ देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इवन एज यूएस में यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रही है, इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स में यहाँ पर लगातार डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले 2 हफ्तों में। वो एक और रीजन है जिसका असर आपने यहाँ पर प्राइसेस में देखा है। ओके, तो ये कारण रहे जिनकी वजह से हमने कीमतों को फिसलते हुए देखा और क्योंकि अभी तुरंत यहाँ डिमांड आएगी भी नहीं तो ये प्रेशर कुछ समय और जारी रहेगा। लेकिन रणनीति यहाँ क्या अपना? शुक्रिया मनीषा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल्स रखने के लिए। लेकिन रेनिशा को जोड़ते हैं। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल की रेनिशा चनानी हमारे साथ है। बताइए रेनिशा, अब यहाँ से और गिरावट दिख रही है, किसी को कमाई करनी हो तो कैसे हो नेचुरल गैस में? हाय नेहा, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से मनीषा ने कई कंसर्न्स बताया नेचुरल गैस प्राइसेस के लिए, उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में गिरावट आई है।
यहाँ से थोड़ा और डाउनसाइड देखा जा सकता है बिकॉज मल्टी मंथ लोज टूटे हैं, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 180 का वो भी टूट चुका है। सो आई थिंक यहाँ से प्राइसेस कैन कम डाउन टू 170 और 165 लेवल। सो सेल की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, सेल ऑन रैलीज का व्यू रखना चाहिए एंड स्टॉप लॉस शुड बी अबव 180। बट आई थिंक प्राइसेस काफी ओवरसोल्ड है। The main reason is कि ये जो वार्मर वेदर के फोरकास्ट है इस बार यूएस, इस वजह से प्राइसेस में हमने देखा है कि डाउनसाइड देखा गया है, डिमांड कम रहेगी, इस वजह से प्राइसेस में डाउनसाइड देखा गया है। बट एक्चुअली जब ये वार्मर वेदर स्टार्ट होगा तो ये डिस्काउंट हो चुकेगा प्राइसेस में। नेक्स्ट 10-15 डेज के बाद मुझे लग रहा है एटलीस्ट बाय अप्रैल एंड मुझे लग रहा है कि हम देखेंगे कि वापस एक रिवाइवल आ सकता है, रिबाउंड आ सकता है। एटलीस्ट फॉर 1 वीक टू 10 डेज यस सेल की स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। बट फ्रॉम मे मंथ ऑनवर्ड्स आई से कि प्राइसेस काफी ओवरसोल्ड है तो एक रिबाउंड भी देखा जा सकता है अगेन। सो करंटली सेल एटलीस्ट फॉर 1 वीक टू 10 डेज। ओके, कच्चे तेल में रणनीति बताइए, बिकॉज यहाँ पे तो हमने देखा कि एक सरप्राइज डिप था इन्वेंट्रीज में, बावजूद इसके स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही। ऑन द कॉन्ट्री ये तो ब्रेंट तो थोड़ा लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा, घरेलू बाजार पे मजबूत रुपए का भी असर है। तो क्या हो गया, क्या ये मौका है खरीदारी करने का क्रूड में? आई वुड से अभी क्रूड ऑयल में जिस तरह से टग ऑफ वॉर चल रहा है, हमें पॉजिटिव न्यूज तो पता ही है, कंटिन्यूसली सप्लाई कंसर्न्स की वजह से प्राइसेस में बढ़त देखी गई थी। बट 2-3 दिनों से जिस तरह से न्यूज आ रहे हैं, फर्स्ट ट्रिगर वाज व्हेन रशिया अनाउंस कि नेक्स्ट मंथ जो जून में मीटिंग होगी उसमें वो शायद थोड़ा ड्रॉबैक कर सकते हैं, प्रोडक्शन कट्स नहीं करेंगे। फर्स्ट ट्रिगर ये था। सेकेंड ट्रिगर अभी हम देखें तो जो ओवरऑल डिमांड है वो क्रूड की इतनी बन के नहीं आ रही है इस साल एंड ये प्राइसेस को थोड़ा दबाव में ला सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। जो भी पॉजिटिव न्यूज है दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द प्राइसेस, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बाय साइड तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूंगी, बहुत ही ओवरबॉट है। बट आई वुड से कि मे कॉन्ट्रैक्ट में 44-50 के आसपास प्राइसेस ट्रेड करती है तो एक सेल की स्ट्रैटेजी बनती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 85। डाउनसाइड में 4400 तक प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं 1-2 दिनों में। ओके, चलिए, तो कच्चे तेल में भी फिलहाल बेचकर चलने की ही सलाह है और अब थोड़ा कॉशियस भी रहिएगा। सोने चांदी पर फोकस करते, चमक यहाँ फीकी पड़ती जा रही है। 31,500 के भी नीचे घरेलू बाजार में सोना ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 4 से 5 महीने के लोज पर वहां भी ट्रेड है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि $1280 का एक सपोर्ट है, नहीं टूटेगा, वो भी टूट गया। $1272 के नीचे कॉमेक्स पर सोना ट्रेड कर रहा है। चांदी में कमजोरी हावी है। रिनिशा, ये क्या हो गया? सोने को तो लेकर लग रहा था कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस $1275 नीचे तोड़ेगा नहीं, वो भी नीचे टूट गया। क्या माना जाए कि ये साल सोने सुस्ती के ही नाम है या फिर अब कुछ यहाँ से रिकवरी दिखेगी? मुझे लग रहा है कि जो एक बुलिश टोन बना हुआ था गोल्ड में दैट इज स्टिल इंटैक्ट। अभी जो सेलिंग आ रही है, हम इसके मेन 2-3 कंसर्न्स देख रहे हैं। वन इज कि इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी डल है। हम देख रहे हैं कि ETF होल्डिंग्स जो है 6 मंथ्स लो पर है। एंड जिस तरह से यूएस का और चाइना का इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, यूएस का ट्रेड डेफिसिट जो रिलीज होते हुए देखा that fell to 8 months low and हमने चाइना से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा देखा, वो भी काफी अच्छा था। GDP was better than expected। तो ये सारे डेटा जो है वो प्राइसेस को डाउनसाइड सपोर्ट दे रहे हैं। एंड जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल था जैसे आपने बताया $1280 का, वो टूट चुका है। तो एक टेक्निकल सेलिंग भी आ रही है। सो आई थिंक यहाँ से प्राइसेस थोड़ा और गिरावट देख सकती हैं। $1250 to $55 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस में यहाँ पे एक ड्रॉप देखा जा सकता है। तो फिलहाल सेल की स्ट्रैटेजी रहेगी। बट ओवरऑल जो फॉर द ईयर जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब $1250-55 के आसपास प्राइसेस ट्रेड करे तो एक बाइंग बनती है वहां पे। बट करंटली एट दिस प्राइसेस आई वुड से वी शुड गो विद द ट्रेंड। यहाँ से मुझे लग रहा है 200 से 250 रुपए तक की और डाउनसाइड है। 31,450 के आसपास अभी जो करंट प्राइसेस है यहाँ पे सेल किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 31,200। तो बुलिश ट्रेंड लंबी अवधि में अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन छोटी अवधि में प्रेशर रहेगा। 31,200 तक सोना गिरेगा। चांदी में क्या रणनीति अपनाए? मई वायदा 37,137 के पास है। क्या यहाँ 37,000 के भी नीचे का आंकड़ा टूटेगा? यस, मुझे लग रहा है 37,200 के आसपास सेलिंग की जा सकती है। हम यहाँ से 300 से 400 रुपए की और डाउनसाइड दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो $15 का एक सपोर्ट लेवल था वो टूट चुका है। तो $14.5 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। मुझे लग रहा है वहां तक प्राइसेस ट्रेड हो सकती है। तो सिल्वर में भी सेल की रिकमेंडेशन रहेगी फॉर इंट्राडे।
ओके, सिल्वर में भी सेल की रिकमेंडेशन है। इसी नोट पर चीन से कुछ बेहतरीन आंकड़ों के बावजूद भी मेटल्स की चाल है वो बिल्कुल सुस्ताई हुई है। जिंक, निकल, कॉपर जो कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स रहे हैं, इनमें हम लाल निशान में ट्रेड देख रहे हैं और बाकी मेटल्स भी टूटे हुए हैं। एलमी पर दरअसल हमने सुस्ती देखी, इस वजह से प्रेशर और मजबूत रुपए का भी दबाव देख रहे हैं। रेनिशा हमारे साथ है। रेनिशा, इससे पहले मैं मेटल्स में आपकी बेस्ट पिक जानूं, मुझे जरा बताइए कि रुपए में क्या रणनीति हो। रुपए ने आज तगड़ी रिकवरी दिखाई है। यस, रुपये में हमने आज देखा है कि 25 बेसिस पॉइंट जितना आज एप्रिसिएशन आया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एफआईआईस इनफ्लोस। चाइना का अच्छा डेटा आने के बाद हमने देखा है कि काफी अच्छा एक टोन बना हुआ है, दिस ऑन टोन है मार्केट में। सो इस वजह से हम देख रहे हैं यूएसडी आरआर में एप्रिसिएशन है। सेल की रणनीति अपनानी चाहिए। 69.20 तक के मैं लेवल्स देख रही हूँ। ओके, तो और स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ से शॉर्ट करके चले। अब जरा बताइए मेटल में, सबसे पहले एल्यूमिनियम बताइएगा क्योंकि इसका प्रदर्शन कुछ अच्छा खासा हमने देखा है। अब क्या किया जाए, मेटल्स में आज कहाँ कमाई होगी? आई थिंक बेस मेटल्स में ओवरऑल टोन अभी भी पॉजिटिव है। जिस तरह से चाइना का डेटा कल जो आया था, जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, एवरीथिंग वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड। हमने कल अच्छी तेजी आते हुए भी देखी कल के इवनिंग सेशन में, बट कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई गई है मार्केट में। एक जो मैंने कहा मार्केट का टोन है जो थोड़ा चेंज हो रहा है, रिस्क ऑफ टू रिस्क ऑन, इस वजह से हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है। मुझे लग रहा है सारे बेस मेटल पैक में आज भी कंटिन्यू रहेगी। इंट्राडे के लिए मैं आज कॉपर एंड निकल पिक करूंगी, जहां मुझे ज्यादा थोड़ी नरमी लग रही है। कॉपर में 448 तक के लेवल्स देखने जा सकते हैं। निकल में मुझे लग रहा है 875 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टूट चुके हैं। इवन एल्यूमिनियम में भी मेरी सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। Commodity space is looking weak today, and I'm expecting sell on rallies should be the strategy used. ओके, तो क्लियरली रेनिशा ने मेंशन किया है कि इंट्राडे के लिहाज से ट्रंकेटेड वीक है, तो बहुत लंबी पोजीशन खड़ी मत करिए। शॉर्ट की सलाह निकल और कॉपर में आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके फंडामेंटल्स खराब है। लंबी अवधि के लिहाज से अभी भी वो इसमें बुलिश है। शुक्रिया रेनिशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि पूरे नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में रुपए में कहाँ कैसी रणनीति अपनाई जा सकती है।